सभी को नमस्कार। तो आज हम ना नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वो है अवध। देखिएगा, ये सब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं ना हैं तो नए लड़के जो होते हैं उनसे बनते नहीं हैं। और नहीं बनने का रीजन क्या होता है कि ये सब छोटे छोटे सेक्शन है, और छोटे छोटे सेक्शन में मात्र 10-15 मिनट का सेक्शन है, उसमें आपको खत्म हो जाएगा। और जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये आपको फ्री का नंबर दिवाते चले जाएंगे। अब बस थोड़ा सा क्या है, देखिएगा, ये सब चीज को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। रटने की कोशिश कीजिएगा, आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा। रटना बिल्कुल मना है। एक कहानियों के थ्रू कड़ी से जोड़ते चलिएगा ना। हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कड़ी से जोड़ने के लिए है। जैसे में हमने मुगल पढ़ा रहा था तो ये मुगल से ही संबंधित होगा, क्योंकि उससे हट कर क्या करेगा कि अपने एक अलग राज्य की स्थापना करेगा, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेगा। जैसे में हमने बताया था, जब उत्तरवर्ती मुगल काल हम बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ये मोहम्मद शाह हमने बताया था, जिसे हमने क्या बोला था, एक और नाम से जाना जाता था, रंगीला बादशाह। ये बताया था कि नहीं? इसे रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका इंटरेस्ट ना लड़कियों में काफी ज्यादा था, और ये गान बजान पशु पक्षी में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। राजपाट करने में ज्यादा इंटरेस्ट ये नहीं लेता था, इसीलिए इसे क्या बोला गया था, इसे रंगीला बादशाह बोला गया था। ये बना कब था? तो हमने बताया था कि 1719 ईस्वी में ये बना था। कब बना था? जब फर्रुखसियर का मृत्यु हुआ था, उसके बाद ये मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह क्या किया था, मुगल का गद्दी इसके सर के ताज सौंप चुका था। अभी रहा कब तक था? तो हमने बताया था कि 1719 ईस्वी में बना था और 1748 ईस्वी में रहा था। इसके समय में क्या क्या हुआ था जो हम देख लेते हैं एक बार। क्या ये मजबूत शासक है? क्योंकि जब से औरंगजेब का मृत्यु होता है, यानी 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से मुगल का जो साम्राज्य जो था ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और फिर जैसे जैसे ही शासक, ये क्या होता है ना कि जैसे में सेंट्रल में आपके शासक जब कमजोर पड़ते हैं तो जो आसपास में जो छोटे छोटे जो आपके डर से जो छोटे छोटे राजा आप में मिले हुए थे, जो कर दे रहे थे, और जब सेंट्रल में ही आपके राजा मजबूत नहीं होंगे तो क्या छोटे छोटे जो राज है आपको कर देना चाहेंगे? बोलेंगे नहीं, हम क्यों कर दें उसको। तो इसीलिए क्या था कि ये जो था ये कमजोर शासक था, और कमजोर शासक था जो तब छोटे छोटे जो राज्य थे इससे स्वतंत्र होना चाह रहे थे। तो उसी के सिलसिले में एक नया इसे अवसर मिल गया। अवसर कब मिला कि ये मोहम्मद शाह बनता कब है? 1719 ईस्वी में। तो 1719 ईस्वी में बनता है, और जस्ट 3-4 साल के बाद ही, यानी 3 साल के बाद ही, देखिएगा, ये 1722 ईस्वी में क्या करता है, ये शहादत खां। कौन है? सआदत खां। सआदत खां क्या करता है कि एक अवध राज्य की स्थापना कर देता है। उसका नाम क्या है? अवध। ठीक है, ये अवध राज्य की स्थापना कर देता है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां से ये बन जाते हैं कि अवध राज्य का स्थापना किसने किया? तो सआदत खान ने किया था। बात है इसकी उपाधि की। अगर इसकी उपाधि की बात करते हैं तो इसको उपाधि दिया था कौन? तो यही मोहम्मद शाह ने उपाधि दिया था। तो ये उपाधि दिया था बुरहान उल मुल्क का। बुरहान उल मुल्क। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिए जाते हैं कि बुरहान उल मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुरहान उल मुल्क के नाम से किसे जाना जा रहा है? तो बोलिए कि अवध का जो संस्थापक था कौन था? सआदत खां। यानी सआदत खां का उपाधि क्या लिया गया था? सआदत खां द्वारा जो उपाधि जो लिया गया था वो क्या था? यही बुरहान उल मुल्क था। ये अच्छा शासक था। अच्छा शासक क्यों था? क्योंकि इसके क्षेत्र में, जैसे आप जो यूपी देख रहे हैं ना, अभी जो यूपी देख रहे हैं, तो यूपी का जो पूर्वी हिस्सा जो है ना, ये पूर्वी हिस्सा ही आज का उस टाइम का अवध कहलाता था। यानी उस टाइम का अवध कौन था? आज का पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, जो बिहार से लगे हुए है ना, वही अवध कहलाता था। तो उस टाइम में क्या था ना कि इसके शासक इस यहाँ पे जहां पे शासक कर रहा था, तो यहाँ पे इसके किसान की स्थितियां काफी दयनीय थी, काफी दयनीय थी। तो इसने क्या किया? इसने क्या किया कि जो ऊंचे लगान जो जमींदारों से था वो ऊंचे लगान लेना स्टार्ट किया, और जो किसान जो चंगुल में फंसे हुए थे जमींदारों को, उसे ये छुड़ाने का काम किया। ये अच्छा खासा अपने क्षेत्र में क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, देखिएगा, और ये पहला शासक है, और जो स्थापना किया है, तो इसीलिए इसे हमें पढ़ना है। ऐसे तो इसमें काफी ज्यादा शासक हैं, तो क्या हमें सभी को पढ़ना है? नहीं, हम सबको क्यों पढ़ेंगे? क्या आपके जिंदगी में बहुत से लोग आए होंगे, तो क्या आप सभी लोग को याद कर पाते हैं? नहीं। या तो वो जिंदगी में आप उन्हें ही याद करते हैं जो आपके जिंदगी में अच्छे साबित हुए हों या तो खराब हो गए हो। बीच वाले तो ऐसे गायब हो जाते हैं।
तो जस्ट उसी लक यहाँ भी हमें पढ़ना है। जो बहुत अच्छे काम किए होंगे उसी को हम लोग को पढ़ना है, या जो बहुत ज्यादा बदनाम होंगे उन्हीं को हमको पढ़ना है। जो नॉर्मल केवल शासन किए हमें सबको नहीं पढ़ना है, और जो बुक में हमें दिया गया है वही पढ़ना है। अब देखिएगा ये इसे उपाधि क्या दिया गया, तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया। और एक बात आप जानते होंगे कि 1739 ईस्वी में क्या हुआ था, कि 1739 ईस्वी की बात बताते हैं कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह, ये नादिर शाह को तो सबको पता होगा, ये नादिर शाह क्या किया था कि दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो उस समय दिल्ली पर जब आक्रमण किया था तो उस समय मुगल वंश का राज चल रहा था। तो आप खुद बताइएगा, तो उस समय यहाँ पे मुगल का गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, तो आप बोलिएगा कि वही रंगीला बादशाह बैठा हुआ है। और हमने बताया था कि 1739 ईस्वी में ही उसके पहले यानी आक्रमण करने से पहले ही क्या हुआ था कि करनाल का युद्ध हुआ था। ये करनाल का युद्ध में क्या हुआ था ना कि ये दोनों को क्या कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। ये इसको नादिर शाह को किसको पकड़ लिया गया था, करनाल के युद्ध में पकड़ लिया गया था। यानी जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध होता है तो सैनिक को क्या किया जाता है, बंधक बनाया जाता है। हल्का छोटा छोटा युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद समझौता हो गया था। किससे किसके बीच समझौता हुआ था, रंगीला बादशाह और फिर उसके बाद जो आक्रमण किया था नादिर शाह, उसके बीच में समझौता हो गया था। लेकिन उसके पहले क्या हो चुकी थी, थोड़ा सा झड़प हो चुका था। और जब उसके बाद करनाल का जब युद्ध होता है तो उसमें किसको अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी बंदी बना लिया जाता है, तो यही सादत खां को बंदी बना लिया जाता है। अब खुद बोलिएगा, यहाँ पे खुद सोच करके देखिए कि इतने बड़े क्षेत्र का मालिक, समझ रहे हैं, इतने बड़े क्षेत्र का मालिक है और एक युद्ध होता है, करनाल का युद्ध होता है, जिसमें नादिर शाह के द्वारा इसे क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट नहीं, उसको क्या बोल सकते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें बंदी बना लिया जाता है। जिसमें युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है कि सेना जब हार जाती है ना, तो सामने वाले को सेना को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, या तो फिर उसको मार दिया जाता है या फिर बंदी बना लिया जाता है, दो काम ही किया जाता है। तो इसको क्या कर लिया गया था, ये नादिर शाह के द्वारा ये सादत खां को बंदी बना लिया गया था। तो अब खुद सोच करके देखिए कि इतने बड़े क्षेत्र का राजा, अब उसे बंदी बना लिया गया, तो क्या बेइज्जती फील होगा कि नहीं, तो बोले कि बिल्कुल बेइज्जती, क्योंकि हार ही गया है तब तो बंदी बनाया गया है, अगर नहीं हारता तो कैसे बंदी बनाया जाता। तब क्या होता है कि ये अपने मान सम्मान के चक्कर में, किसने, यही सादत खां मान सम्मान के चक्कर में क्या करता है कि ये खुद को आत्महत्या कर लेता है, यानी अपनी प्राण की आहुति दे देता है, यानी अपनी प्राण को त्याग देता है, अपनी खुद से शरीर को ये मार देता है। क्यों, क्योंकि इसको बंदी बना लिया गया था, करनाल का युद्ध हुआ था जिसमें इसे बंदी बना लिया गया था, और इसी के चलते इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे 1739 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पे 1739 ईस्वी में इसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब इसका एक भतीजा है, वो भतीजा कौन है, सफदरजंग, ये सफदरजंग है, ये भतीजा है और इसका दामाद भी है, ठीक है ना। मुस्लिम में क्या होता है ना कि भतीजा से शादी कर दिया जाता है, जिसमें आपने सुना होगा कि परिवार में ही शादी कर दिया जाता है। तो ये भतीजा कौन है, सफदरजंग, और वह दामाद भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब बागडोर, अवध की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है, तो अब तो ये सादत खां का मृत्यु हो चुका है 1739 ईस्वी में। अब जब 1739 ईस्वी में जब मृत्यु हो चुका है तो अब अवध का शासक कौन बनेगा, तो अब खुद बोलिएगा कि अब तो अवध का शासक बनेगा सफदरजंग। तो ये कब से कब तक रहता है, तो देखिएगा ये बन कब रहा है, तो बोलिएगा कि 1739 ईस्वी में बन रहा है, और ये 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमें इसकी थोड़ा बहुत जो काम है वो हम काम को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। हमें सभी चीज को, सभी नवाब को नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें वही चीज को पढ़ना है। और आपको हम समझाते चल रहे हैं, यकीन मानिएगा आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये सफदरजंग है, ये सफदरजंग किसका भतीजा है, तो बोलिए कि सादत खां का भतीजा है और उसका दामाद भी है। अब ये क्या होता है कि हमने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली, याद आ रहा है, ये अहमद शाह अब्दाली की याद आ रहा है ना, तो अहमद शाह अब्दाली कब आक्रमण किया था, जब उस समय कौन मृत्यु हुआ था इसका, ये मोहम्मद शाह रंगीला, यानी मोहम्मद शाह का मृत्यु हो चुका था। 1700 कब हुआ था मृत्यु, 1748 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। तो फिर उसके बाद कौन बना था शासक, तो उसके बाद बना था अहमद शाह। अहमद शाह, ये अहमद शाह कौन है, तो ये अहमद शाह मुगल वंश का राजा, ये मुगल वंश का राजा बना था। किसके बाद बन रहा था, तो यही मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह के बाद बना था, यानी रंगीला बादशाह के कौन बना था, अहमद शाह।
अब ये अहमद शाह के अंदर में क्या करता है कि इसे वजीर का पद दिया जाता है, यानी अपना वजीर किसे नियुक्त करता है, अहमद शाह। तो अहमद शाह अपना वजीर, वजीर एक पद होता था, काफी श्रेष्ठ पद, जिसको प्रधानमंत्री का पद भी बोला जाता था। तो ये अपना वजीर नियुक्त करता है, किसको, यही सफदरजंग को। तो कौन नियुक्त करता है, तो यही अहमद शाह, ये अहमद शाह। तो ये अहमद शाह अपना वजीर किसे नियुक्त करता है, यही सफदरजंग को। अब एक बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यही अहमद शाह के शासन काल में अहमद शाह अब्दाली भी इंडिया पे आक्रमण किया था कि नहीं किया था, एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब सफदरजंग क्या हो जाती है 1700, देखिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है किताब में दिया गया वही चीज हम बता रहे हैं, क्योंकि हम तो उस टाइम थे नहीं, और जो किताब में दिया गया वही चीज हम आपको बता रहे हैं। ये सब ना एनसीईआरटी के बुक से बताया गया है। अब क्या होती है कि इसे वजीर नियुक्त किया कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में 1753 ईस्वी में क्या होता है कि 1753 ईस्वी में इसको वजीर के पद से बर्खास्त कर देता है। जब वजीर के पद से बर्खास्त कर देता है तो फिर 1754 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कोई अच्छा खासा ये काम नहीं कर पाता है। और यही क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र में यहीं पे आपको क्या पढ़ते हैं, लखनऊ। ये लखनऊ जो देख रहे हैं ना, यही लखनऊ है, यहीं पे आपको हम बता दे। और यही लखनऊ में क्या करते हैं कि ये सब जो नवाब है, जो राजा जो है, यही लखनऊ को अपना निवास मानते हैं और वहीं पे निवास करते हैं। जो आज भी आप जानते हैं कि नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लखनऊ के नाम से जाना जाता है। यही अवध का जो लखनऊ है ना, इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ के जितने भी नवाब थे ना, सब वहीं पे जाकर के निवास करते थे और वहीं रहते थे, इसीलिए उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। अब देखिएगा सफदरजंग की मृत्यु कब हो जाती है, 1754 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कोई अच्छा खासा काम नहीं किया था, ठीक है। और इसकी एक चीज पूछा जाता है, वो काफी पूछा जाता है कि इसका उपाधि क्या लिया गया था। तो इसकी उपाधि की बात करते हैं तो उपाधि अबुल, हाँ, उपाधि लिया था अबुल मंसूर खां, मंसूर खां। तो ये काफी बार पूछा गया है कि इसकी उपाधि क्या लिया गया था, तो अबुल मंसूर खां इसका उपाधि दिया गया था। देखिएगा यहाँ से बुरहान उल मुल्क का उपाधि किसे दिया गया था, तो सआदत खां को दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अबुल मंसूर खां की उपाधि किसे दिया गया था, तो सफदरजंग को दिया गया था। यहां तक तो देखा। फिर उसका क्या हुआ था, 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम मिटा लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसे हम मिटार करके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब क्या था ना कि अब इसकी मृत्यु हो जाती है, सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है। तो फिर अब जो बनते हैं शासक, अब बनते हैं शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला जिस टाइम हम पढ़ा रहे थे ना पलासी का युद्ध, शुजा-उद-दौला। अब ये शुजा-उद-दौला 1754 ईस्वी में क्या करता है, अवध का नवाब बनता है। ये अवध का नवाब कब बनता है, तो बोलिए कि 1754 ईस्वी में ये अवध का नवाब बनता है। अब देखिएगा इसके टाइम में जो जो महत्वपूर्ण काम हुए थे वो हम बता देते हैं। देखिएगा 1754 ईस्वी में कौन बन रहा है, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला बन रहा है। और 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है ना, तो बोलिए कि हाँ जी पलासी का तो युद्ध होता है। तो पलासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो अवध के यहाँ के नवाब, जो बंगाल का नवाब जो भगौड़ा था, वो कौन था, तो बोलिए कि मीर कासिम। ये मीर कासिम जो भगौड़ा था। फिर उस समय जो मुगल का जो राजा था, ये मुगल का राजा कौन था, आलमगीर था, ठीक है, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय था। और फिर यही इस टाइम कौन है, शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, समझ रहे हैं ना। इस टाइम कौन है, अवध का नवाब, तो अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला। यही तीनों की संयुक्त सेना, यही तीनों की क्या होती है, संयुक्त सेना। और इस तरफ क्या थे, अंग्रेज। अभी ये तीनों के संयुक्त सेना और इस तरफ क्या है, अंग्रेज के बीच में 1757 ईस्वी का पलासी का युद्ध होता है, जिसमें किसकी हार हो जाती है, ये तीनों की संयुक्त सेना होती है, उसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि जिस टाइम 1757 ईस्वी का पलासी का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम अवध का नवाब कौन था, तो हमने देखा कौन था, शुजा-उद-दौला था, ठीक है। अब हमने देखा था कि अब ये 1757 ईस्वी का हमने युद्ध कर देता है, ठीक है। पलासी का युद्ध सबको पता होगा, ये कई बार चर्चा इसका हम कर चुके हैं, पलासी का युद्ध।
अब एक बात और बताइएगा कि 1761 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बोलिए कि हाँ जी, बक्सर का भी युद्ध हुआ था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था, सॉरी बक्सर का हमने बोल दिया, ये इसका पानीपत का, ये 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ना, पानीपत का। तो पानीपत का युद्ध हुआ था। तो इस टाइम जानते हैं क्या, ये क्या किस तरफ से भाग लिया था, यानी किस तरफ इसको सहायता कर रहा था, आप जानिएगा तो अचंभव खा जाइएगा। ये 1761 ईस्वी में जब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, तो पहले तो बता दीजिए कि एक तरफ कौन था, मराठा था, और दूसरे तरफ कौन थी, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या हुआ था, पानीपत का क्या हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। तो ये जो साथ दे रहा था ना शुजा-उद-दौला, ये अहमद शाह अब्दाली के तरफ से साथ दे रहा था, ये मराठा की तरफ से साथ नहीं दे रहा था, ये अहमद शाह अब्दाली की तरफ से साथ दे रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और बताते चलते हैं कि अब जिस समय हमने पढ़ा था 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ा था। तो बोलिए कि हाँ जी, बक्सर का भी युद्ध पढ़ा था ना। तो बक्सर का युद्ध के समय भी यही कौन है, अवध का नवाब। तो बोलिए कि अवध का नवाब कौन है, तो शुजा-उद-दौला। बक्सर का युद्ध, तो देखिएगा यहां से सिर्फ यही तक आपको, क्योंकि ये 1754 से लेकर के 1775 ईस्वी तक ये अवध का नवाब रहता है, और 1775 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद और भी बनते हैं शासक, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ठो इंपॉर्टेंट अब क्या होता है कि इसके लास्ट जो नवाब है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में कौन था जिसको इसको उसके बाद अवध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो इसीलिए हम अवध को जो लास्ट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले को हम देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिएगा, यहां तक तो याद हो रहा होगा। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कब की, तो अब पढ़ रहे हैं 1847 ईस्वी की बात कर रहे हैं। देखिएगा अभी हमने 1775 ईस्वी तक देखा, 1775 ईस्वी तक में हमने देखा कि शुजा-उद-दौला का मृत्यु हो चुका है। फिर 1775 ईस्वी के बाद में और भी शासक बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, लेकिन उनका काम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया था, इसीलिए किताब में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर है भी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट चीज को ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है लास्ट वाले को, देख लेते हैं। तो लास्ट वाले सबसे पहले पूछे जाएंगे ये कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, यानी 1847 ईस्वी में जो नवाब बना था ये वाजिद अली शाह बना था। कौन था, वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह बना था, और इसे जानते हैं क्या किया गया था, इसे क्यों मिलाया गया था, कुशासन का आरोप लगाकर। ये आउटरम उस समय वहां का जो अंग्रेज क्या होता था ना कि अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता था। कौन नियुक्त करता था, जैसे में ये अवध है, ये अवध था, ये भी हमने देखा ये अवध था, और यहाँ पर शासन कौन कर रहा है, तो बोलिए कि वाजिद अली शाह। ठीक है, ठीक है, वाजिद अली शाह। जिस समय अभी जो गवर्नर का जैसे पद हमने देख रहा ना है, जैसे जिसमें आप बिहार में देख रहे हैं, तो अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार है, और गवर्नर भी है। ठीक है, तो क्या होता है ना है कि ये सेंट्रल का प्रतिनिधित्व के रूप में अभी बिहार में राज्यपाल काम कर रहा है, पूरा प्रतिनिधित्व के रूप में है ना। अगर क्या होता है ना है कि अगर शासन बढ़िया से नहीं चलता है, संविधान के अनुरूप नहीं चलता है, तब क्या होती है कि राज्यपाल जो होते हैं अपना रिपोर्ट किसको भेजेंगे, सेंट्रल सरकार को भेजेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को भेजेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यही होता है ना। तो जस्ट लाइक वैसा ही था ये आउटरम, जेम्स आउटरम जो था, ये जेम्स आउटरम ये उस टाइम का अंग्रेज का प्रतिनिधित्व था। यानी यहाँ पे क्या होते थे कि रहते थे जिस लग आज जिस राज्यपाल जो देख रहे हैं उसी टाइप का जैसा, ये इस टाइम यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अंग्रेज का। और इन्होंने क्या किया कि एक रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया, आउटरम रिपोर्ट। आउटरम रिपोर्ट, इसमें क्या बोला गया कि यहाँ जो है ना कुशासन बढ़िया तरीके से शासन नहीं हो रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, ये आउटरम बोल रहा है। कई जगह पे ये चीज नहीं हो रहा है, कई जगह पे वो चीज नहीं हो रहा है, बहुत तरह के जो बातें होती ना, ये बातें ये आउटरम रिपोर्ट में कहा गया। यानी साफ साफ अगर एक शब्दों में कहा जाए तो ये कुशासन का आरोप लगाता है, यानी शासन अच्छे तरीकों से नहीं चल रहा था, और यही रिपोर्ट पेश करता है। यानी इसको उस टाइम कौन था, डलहौजी। उस टाइम कौन था, तो डलहौजी था। और वो क्या करता है कि इसे अपने राज्य में क्या कर लेता है, यानी अंग्रेज जो है, ये अंग्रेज इसे क्या कर लेता है, हड़प लेता है।
जो डलहौजी का हड़प नीति पता है ना, वही वाला इसी के तहत में क्या करता है, कुशासन का आरोप लगाता है, और कुशासन का आरोप लगाने के बाद में क्या करता है, अवध को अंग्रेज अपने क्षेत्र में क्या कर लेता है, मिला लेता है। फिर उसके बाद ये अवध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और ये पूरा जो क्षेत्र अब जो था, अब किसके अंडर में आ जाता है, तो बोलिए कि अब पूरी से पूरे जो क्षेत्र है वो अंग्रेज के अंदर में आ जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। फिर पूछेगा कि किसके रिपोर्ट के अनुसार अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो ऑटरम रिपोर्ट पर ऑटरम रिपोर्ट पेश किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो अवध यहीं तक थे, अवध का नवाब जो था, ये अवध पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता होगा तो जैसी आपकी मर्जी, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।